सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं, IFPH एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो विश्व स्तर पर होम्योपैथी आंदोलन और कार्यकर्ता को बढ़ावा देता है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। मैं डॉक्टर स्वप्निल, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 878वें दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूँ। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर मानसी जत्कार मैम। डॉक्टर मानसी जत्कार मैम BHMS MD हो इन होम्योपैथी, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, MBA इन हेल्थ केयर सर्विसेज तथा क्लिनिकल न्यूट्रिशन में सर्टिफिकेट कोर्स कर चुकी हैं। वर्तमान में वे डापोली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र में साइकोलॉजी की प्रोफेसर एवं हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। वे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्री क्लिनिकल बोर्ड होम्योपैथी की निर्वाचित सदस्य हैं और होम्योपैथी फैकल्टी की सदस्य भी हैं। इसके साथ ही साथ वे प्री क्लिनिकल बोर्ड ऑफ स्टडीज होम्योपैथी की चेयरमैन तथा विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की सदस्य हैं। वे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की लाइब्रेरी कमेटी और आयुष फैकल्टीज के लिए बोर्ड ऑफ रिसर्च के भी सदस्य हैं, जिसके अंतर्गत PhD, पोस्ट डॉक, फेलोशिप, सर्टिफिकेट इन एवं विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं और ग्रांट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वे आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की फैकल्टी में फेलोशिप एवं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के लिए गठित अधिस्थायी बोर्ड की सदस्य भी हैं। मैं मैम से अनुरोध करता हूं कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू मैम। Good evening, everybody. So to start with, we will salute our Master Samuel Hahnemann, and I give greetings to all the teachers who are there in this seminar. So our today's topic is about diet in the gastrointestinal diseases. When we are talking about diet in the gastrointestinal diseases, the gut health matters first. The gut health will be decided by basically how the person's digestion is there, whether he is able to digest everything that he is eating in the desired proportion, whether he is able to eliminate the waste that is formed in the body, and the balance of the microbiome that is there in the gastrointestinal tract, especially the intestines, which are having the beneficial bacteria comprising the bacterial flora of the intestine. So if basically the digestion and waste elimination is appropriate, then we can say that even the microbial flora in the intestine is working well in that person. So there are different gut bacteria which are there. There are lactobacillus species, there are bifidobacterial species, and there is one Streptococcus thermophilus. So these are the beneficial gut bacteria which are helping for the proper gut function in the body. So these are the various species of the lactobacillus, like Lactobacillus acidophilus, Rhamnosus, Lactis, Planarum, Sesi. Bifidobacteria species like Bifidobacterium bifidum, Infantis, etc. So this particular picture shows the normal bacteria which are there in the intestines, and there are certain opportunistic bacteria which are there in the intestines, as well as there are certain pathogenic bacteria. So pathogenic bacteria are going to be harmful for the person. So we'll talk about good gut bacteria, because when a person wants to maintain the gastrointestinal health, he must have appropriate number and functioning of the good gut bacteria. So they are crucial in keeping the body healthy and मानसी functioning मैडम at its. Yes, मानसी sir. मैडम ये Yes, sir. हमारा हिंदी का सेशन है, तो इसमें कोशिश करिए कि हिंदी में बोलना है। Oh, yes, sir. No problem. हाँ, ये हिंदी ही है हमारा। इसके बाद फिर इंग्लिश सेशन होता है, जिसमें हिंदी बोलना रहता है। जी मैडम। हाँ ठीक है सर, मैडम, शुरू करिए यस जी। सर, नो प्रॉब्लम। सो जो भी बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन्स में अच्छा काम करने वाले हैं, हमारे डाइजेशन के लिए हेल्प करने वाले हैं, तो इसमें से सारे जो बैक्टीरिया है वो जैसे मैंने अभी बताया कि लैक्टोबैसिलस है, बाइफिडोबैक्टीरियल स्पीसीज है, और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस के स्पीसीज है।
थोड़े नॉर्मल वाले बैक्टीरिया इसमें बताए गए हैं, थोड़े अपॉर्चुनिस्टिक बताए गए हैं, और पैथोजेनेटिक जिनसे कुछ ना कुछ हमको बीमारी हो जाती है, जैसे कि साल्मोनेला, विब्रियो कैलरी जैसे। तो पहले हम बात करते हैं ये अच्छे वाले गट बैक्टीरिया, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। हमारा जो फूड हम लोग खाते हैं उसको ब्रेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और एब्सॉर्ब भी करने में मदद करते हैं। हमारी इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं, और जो भी हमारे अन्न में से न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्सॉर्ब करने में भी मदद करते हैं। और हमारे बहुत सारे क्रॉनिक इलनेसेस जो है वो होने नहीं देते, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम पे भी काम करते हैं, इंक्लूडिंग सर्टन कैंसर्स ऑल्सो। तो जैसे हमने उस पिक्चर में देखे कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जो जिनको हम बैड बोल सकते हैं, वो नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभार वो आ जाते हैं। तो उन वो है, ये हमें कैसे पता चले? तो कई बार कुछ ना कुछ फूड एलर्जीज हो जाती है पेशेंट को, या क्रॉनिक पेन रहता है, कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, या तो दस्त रहेंगे, या तो कॉन्स्टिपेशन रहेंगी, या तो ब्लोटिंग रहेगी, एब्डोमेन की गैस, फ्लैचुलेंस जैसे रहेगा, या तो नौशिया रहेगा, या तो हाई कोलेस्ट्रॉल रह सकता है, मूड स्विंग्स रह सकते हैं, ओबेसिटी होती है। क्योंकि जब बैड बैक्टीरिया आते हैं तभी वो इम्यूनिटी पे बुरा असर करते हैं, और हमारे डाइजेशन पे भी बुरा असर करते हैं। तो ये कुछ न्यूट्रिशन बताया गया है जो कि हमारे अच्छे गट हेल्थ के लिए जरूरी है, जैसे कि विटामिन डी है, कैल्शियम मैम है। आपने स्लाइड अपनी शो नहीं की है मैम, शेयर नहीं की है। शो नहीं हो रहा है क्या? नहीं मैम, आई थिंक आपने शेयर नहीं किया अपनी स्लाइड पीडीएफ। मैं देखती हूँ फिर से। हाँ मैम, अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं फिर से। वंदन है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को। ये जो गट बैक्टीरिया बताए अच्छे वाले, लैक्टोबैसिलस बाइफिडोबैक्टीरिया, और ये नॉर्मल, अपॉर्चुनिस्टिक और पैथोजेनेटिक। ये जो अच्छे वाले गट बैक्टीरिया है उनके जो फायदे मैंने बताए कि इम्यून सिस्टम पे ज़्यादा काम करते हैं, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, और एब्सॉर्प्शन में भी मदद करते हैं न्यूट्रिएंट्स के। ये जो साइंस है, या हम लोग बोल सकते हैं वार्निंग बेल्स है, कि हमारे गट में बुरे वाले बैक्टीरिया थोड़ा काम कर रहे हैं, जिनको हमें नहीं आना देना चाहिए। जैसे कि डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस ऐसे हो सकता है, या ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, क्रॉनिक पेन जैसे रह सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर मैं थी। यह है थोड़ा न्यूट्रिशन जो कि हमारे गट हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो विटामिन डी है इसमें, कैल्शियम है, फाइबर है, जिंक है, फोलेट्स है, आयरन है, मैग्नीशियम है, B12 एंड नियासिन है। तो एक्चुअली माना जाए तो हर एक के लिए पूरा बैलेंस डाइट ही ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से बैलेंस डाइट खा रहे होते हैं तो कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका बैलेंस डाइट है तो उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स आ ही जाते हैं। लेकिन फिर भी गट हेल्थ के लिए ये स्पेसिफिक बताए गए हैं कि, और इसमें मैंने बताया भी है कि क्या क्या सोर्सेस है, जैसे कि विटामिन डी के अंदर सनलाइट या एग्स आएंगे, या कैल्शियम में सिसमी सीड्स, और फाइबर में ऑरेंजेस आएंगे, या कुछ अदर फ्रूट्स आएंगे, जिंक में पंपकिन, सनफ्लावर एंड चिया सीड्स आएंगे ऐसे। तो ये सारे फूड सब्सटेंसेस है जो हमें गट हेल्थ के लिए खाने चाहिए। जैसे कि फाइबर रिच फूड्स जो है कि हर तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स खाने चाहिए, ना कि रिफाइंड जो आटे रहते हैं, लेग्यूम्स। ये सब जो चीज़ें हैं ये बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया जो अच्छे वाले हैं उनके ग्रोथ के लिए मदद करते हैं, जिनको हम प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बोलते हैं, जैसे कि फर्मेंटेड फूड्स है, योगर्ट है, कर्ड है। फर्मेंटेड में इडली, डोसा, ढोकला जैसे फ्रूट आते हैं व्यंजन। और प्रीबायोटिक में जैसे बनानास, ओनियंस, गार्लिक, होल व्हीट ब्रेड,
ये जो है प्रीबायोटिक जो हम बोल सकते हैं वो बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए मदद करते हैं। और ये जो मैंने फर्मेंटेड फूड्स बताए जो प्रोबायोटिक कंटेन करते हैं वो उनमें एक्चुअली बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया होते भी हैं। तो अगर हम ये सब चीजें खा रहे होते हैं तो हमारा नेचुरली गट हेल्थ जो है, गट में जो बैक्टीरिया है वो अच्छी तरह से बनेंगे और अच्छी तरह से डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन होता रहेगा और फिर डाइजेस्टिव की कोई बीमारी ही नहीं होगी। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो कि फिश में ज्यादा करके है, फ्लैक्सीड्स, चिया सीड्स में है। तो ये जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले, ये हमारे गट का जो इन्फ्लेमेशन है वो कम करते हैं। कुछ पॉलीफिनॉल फूड्स है जैसे कि हर तरह के बेरीज रहते हैं छोटे छोटे वाले, ग्रीन टी, आजकल तो बहुत सारे लोग ग्रीन टी कुछ ना कुछ पर्पज से पी लेते हैं। डार्क चॉकलेट भी आता है उसमें, तो ये सब भी ग्रोथ करते हैं जो कि बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया अच्छे वाले हैं उनकी। हाँ, तो ये मैंने प्रोबायोटिक का पहले ही बता दिया कि उसमें लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो होते हैं। तो हम लोग अगर वो व्यंजन कंज्यूम कर रहे हैं एडिक्वेट अमाउंट में तो फिर प्रोबायोटिक आ जाएंगे। और उनका जो हमें फायदा है वो ऐसे है कि एपिथेलियल जो टाइट जंक्शंस रहते हैं इंटेस्टाइन्स में, तो उनको वो अच्छे से रखेंगे ताकि कोई भी पैथोजेनेटिक बैक्टीरिया भी आ जाए तो वो उसको ब्रेक करके अंदर नहीं जा सकते। तो प्रोबायोटिक ये म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स को भी पक्का करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो एक तरह से वो कोई इंटेस्टाइन में बीमारी आने ही नहीं देते। और बहुत सारे कंडीशंस ट्रीट करने के लिए भी उनका उपयोग हो जाता है। सोर्सेस तो मैंने बता ही दिए कि जो भी फर्मेंटेड फूड्स है, स्पेशली कर्ड्स, योगर्ट, सम ऑफ द चीजेस जो है, पिकल्ड वेजिटेबल जो हम लोग रखते हैं सालों ऐसे करके मसाले में डाल के, या ये सब थोड़े प्रोबायोटिक इंडियन फूड्स है। पनीर, देसी दही, इडली, बटर मिल्क, डोसा, ग्रीन पीस, soybean in general. It has good protein content also. Pickles, टोकरा, so थोड़े फर्मेंटेड फूड्स है इसमें। प्रीबायोटिक्स ये कंपाउंड्स है फूड में, जैसे कि मैंने बताया कि वो मदद करेंगे, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए मदद करेंगे। तो उसमें ज्यादा करके ये गार्लिक, ओनियंस, बनाना, सोयाबीन्स भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया प्रीबायोटिक फूड्स। तो हम लोग को क्या करना है कि वहां तक जाए ही नहीं हम लोग कि हम लोग को कुछ डाइजेस्टिव की बीमारी हो जाए। अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा है तो वहाँ बीमारी तक हम जाएंगे ही नहीं। इसलिए जो कि गट हेल्थ के लिए अच्छी चीजें हैं वो मैंने अभी बताई, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक वाले सब जो व्यंजन हैं। और जो कि अवॉइड करने हैं, जो कि नहीं लेने या तो लिमिट करने हैं, थोड़ा बहुत लेने हैं, तो उसमें ज्यादा करके आते हैं प्रोसेस्ड एंड हाई शुगर फूड्स। क्योंकि ये प्रोसेस्ड और हाई शुगर फूड्स जो आते हैं वो ये जो बैलेंस है बैक्टीरिया का हमारे गट में उनको सब बिगाड़ देते हैं। और या तो ऐसे फूड जो कि सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स, तो ये तो जो भी पदार्थ हमारे ऐसे है ना, फ्राइड फूड्स और ऐसे जो कि ज्यादा शेल्फ लाइफ वाले होते हैं, तो ज्यादा करके स्नैक्स जिनको हम बोलते हैं ज्यादा शेल्फ लाइफ वाले जो हम खाते हैं, उनमें रहते हैं। उनसे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और फिर गट का हेल्थ बिगड़ जाता है। फिर जो भी फूड ऐसे हैं जिनमें आर्टिफिशियल एडिटिव्स रहते हैं, तो आर्टिफिशियल एडिटिव्स जो रहते हैं वो भी ये माइक्रोबायल फ्लोरा जो है वो खराब कर देते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल जो चीजें हैं और वो उसी के उसी फॉर्म में खाए तो ज्यादा अच्छा है। उनको ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, उनको ज्यादा रिफाइंड करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे है उनका फाइबर कंटेंट रिटेन करके उनका जो भी नेचुरल प्रोसेस है जैसे कि फर्मेंटेशन का, या वो वैसे के वैसे खाना है हमको, उसमें ज्यादा कुछ कलर एडिटिव जैसे नहीं करने। ये सब
ठीक से नहीं हो पा रहा है कुछ ना कुछ कारण से, या हम लोग किसी तरह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज में आ ही जाए, तो क्या क्या कॉमनली हम फेस करते हैं। तो दर्द रहता है पेट में, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, या तो फूला हुआ पेट, डिस्टेंशन, ब्लोटिंग, क्योंकि गैस हो जाती है ज़्यादा, या तो नौशिया वॉमिटिंग रहती है, या तो दस्त रहते हैं, या तो ठीक से टॉयलेट हो नहीं पा रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या अनइंटेंडेड वेट लॉस भी हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट ज़्यादा अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, तो वेट लॉस भी हो सकता है। हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स, जैसे कि फिर जलन हो जाती है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, निगलने में तकलीफ हो सकती है, भूख में चेंजेस आ सकते हैं, कम भूख, ज्यादा भूख, या तो स्टूल्स में ब्लड होता है। तो ये तो थोड़े साधारण से जो कि सिम्टम्स हो सकते हैं जीआई डिसीजेस में, वो यहाँ पे बता दिए हैं। तो ये थोड़ा मैंने हमारे सर सैमुअल हनुमान का जो कंसेप्ट है, एक मेंटेनिंग कॉज का, और दूसरा ये जो कंसेप्ट है इंडिस्पोजिशन का, जो इससे मुझे थोड़ा रिलेटेड लगा, वो मैंने यहाँ पे कोट किया है कि ये जो हमारा शुरू शुरू का 7 नंबर का एफोरिज्म है, उसमें ये कॉजा ओकेजनलिस के बारे में बताया गया है कि उसकी फुटनोट में कि अगर वो मेंटेनिंग कॉज उधर रहता है तो फिर वो बीमारी ठीक होने में टाइम लगेगा या डिफिकल्टी आएगी। तो उसके फुटनोट में ये एग्जाम्पल दिया गया है कि रिमूविंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर्स, अगर उससे सिंकोप या हिस्टेरिकल सफरिंग्स होते हैं तो वो अगर निकाल दे तो फिर तकलीफ में राहत होगी। तो ये मेंटेनिंग कॉज जब तक उधर रखेंगे तब तक वो जो भी है सिंकोप, हिस्टेरिकल सफरिंग वो होते रहेंगे, या लूजनिंग ऑफ ओवर टाइट बैंडेज ऑन ए वुंडेड लिम्ब दैट इज थ्रेटनिंग टू कॉज मॉर्टिफिकेशन। तो मॉर्टिफिकेशन नहीं होगी अगर हम लोग वो बैंडेज को लूज करते, तो फिर ब्लड सप्लाई अच्छे से होगा और मॉर्टिफिकेशन नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से डाइटरी हैबिट्स भी ऐसे ही है। अगर हम लोग गलत डाइटिक हैबिट्स करते रहेंगे तो वो डेफिनेटली हमारी वो गट फ्लोरा को, माइक्रोबायल फ्लोरा जो है हमारा, उसको डैमेज करते हैं, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को डैमेज करते हैं, और फिर कुछ न कुछ बीमारी तो होती रहेगी। तो डाइटरी हैबिट्स एंड स्पेसिफिक फूड हैबिट्स ये जो है उनका बहुत रोल करता है ये जीआई डिसऑर्डर्स प्रिवेंट करने में। तो इसलिए हमें पहले से ही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो पहले से ही अच्छे से अगर हम बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो वो बैक्टीरियल फ्लोरा हम मेंटेन करते हैं, और इसकी वजह से डिसीज होने के चांसेस ही कम है। लेकिन अगर हो जाए तो जो हम बात गलत कर रहे हैं वो निकाल लेनी चाहिए, उसकी जगह पे सही बात करनी चाहिए। और एक थोड़ा ये इंडिस्पोजिशन के एफोरिज्म में भी बताया गया है कि इफ अ पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ वन और मोर ट्राइवियल सिम्टम्स दैट आर ऑब्जर्व ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम प्रीवियसली, तो उसके लिए पूरा वो डिसीज है ऐसे कंसिडर नहीं करना चाहिए, और स्लाइट अल्टरेशन इन द डाइट एंड रेजिमेन विल यूजुअली सफाइस। तो ऐसे में इंडिस्पोजिशन बोलते हैं। तो डाइट और इसका तो हमारे मास्टर ने तो बहुत सारी जगह पे उसका महत्व बताया है। बाद में भी आपको पता होगा कि जो भी डाइट लेना है हमको एक्यूट डिसीजेस में या ऐसे, बहुत सारी चीजें डिटेल में ऑर्गेनॉन में बताई गई है। तो अभी हम शुरू करते हैं कि जो भी सिम्टम्स अभी हमने शुरू किए कि क्या हो सकता है, और उसके इसमें हम लोग को क्या डाइट कर लेना चाहिए। तो पहला है इंडिडाइजेशन या डिस्पेप्सिया, कि ठीक से हजम नहीं होता कोई ना कोई चीज या पूरा फूड ही। तो उसकी वजह से पेशेंट को ऐसे लगता है कि ज्यादा करके अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, या तो इधर उधर ऐसे एब्डोमेन में पेन है, इधर उधर दर्द होता है, या तो फूला हुआ एब्डोमेन है तो ज्यादा खा भी नहीं सकते, उसकी वजह से अनकंफर्टेबल लगता है।
या कभी कभी नौशिया भी आता है, या जिसको हम बोलते हैं रिगर्जिटेशन। तो पेट में से वो गले तक आ जाता है, पेट के कंटेंट सब ऊपर ऐसे, एक्चुअल वॉमिटिंग नहीं बोल सकते उसको। तो ऐसी चीजें हो जाए तो गैस्ट्राइटिस में ऐसे हो सकता है, पेप्टिक अल्सर डिसीज में हो सकता है। कभी कभार गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो होती है, हम जो खाते हैं वो जो 1-2 घंटे के बाद स्टमक से आगे निकल जाता है इंटेस्टाइन्स में, वो डिले हो जाता है। या कई बार गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, या कैंसर जैसी बीमारी रहती है। तो इसमें एक बात तो है कि डाइटरी इंडल्जेंसेस होते हैं, जैसे कि अम, कुछ ज्यादा ही खा लेना, या उसको हम बोलते हैं कि क्वांटिटी ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन ज्यादा फैट कंटेंट, ज्यादा शुगर कंटेंट, ज्यादा मसाले वाली चीजें, या तो अल्कोहल, कैफीन। सो ऐसी जो बातें, ऐसी जो खाना रहता है, या ज्यादा उसमें इंडल्जेंस रहता है पेशेंट्स का, तो उनको ये इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया तो ज्यादा करके हो सकता है। तो इसके इसमें हम लोग वो एक्चुअली इंडिस्पोजिशन और ये भी मेंटेनिंग कॉज वाली बात भी अप्लाई कर सकते हैं कि वो जो करते हैं वो गलत है, तो वो उनको छोड़ देना चाहिए, वो मेंटेनिंग कॉज है वो छोड़ देनी चाहिए। तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, तो स्लोली खाना चाहिए, जो भी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं वो अच्छे से चबा के खाना चाहिए। तो कहीं हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, तो ऐसे बताया गया था कि हमारे 32 दांत है, तो 32 टाइम हमको वो एक निवाला जो करते हैं वो चबाना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, फास्ट लाइफ में किसी को टाइम ही नहीं है वो चबाने के लिए, और उसमें ज्यादा भी खा जाते हैं और अच्छे से चबाते भी नहीं है, ऐसी दोनों चीजें हो जाती है। और फूड और ड्रिंक्स को लिमिट भी करना चाहिए। एक्सेसिव खाना भी अच्छी बात नहीं है। जो भी हमारे बड़े घर के बोलते थे कि हमारा जो स्टमक है वो हमारी मुट्ठी जितना है, तो उतना ही खाना चाहिए। तो ज्यादा खा के हमने उसको डिस्टेंड कर रखा है, और ज्यादा भी खाते हैं। तो लिमिट में खाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं वो खाने के हिसाब से बनते हैं। अगर आप कुछ ज्यादा ही खा लो तो उसके हिसाब से वो डाइजेस्टिव जूसेस भी सफिशिएंट नहीं होंगे। तो एक्सेसिव खाना अवॉइड करना चाहिए, इसलिए डिस्पेप्सिया या इंडाइजेशन के लिए तो बात हो जाएगी। फिर है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में एक्चुअली जब भी वो लोकलाइज्ड इरोजन, जो कि हमारे स्टमक और डिओडेनम की एकदम अंदर की परत है, म्यूकस मेम्ब्रेन की है, वहाँ पे अल्सर बोलते हैं हम लोग, या इरोजन लोकलाइज्ड होता है, वहाँ पे जख्म जैसे हो जाता है। क्योंकि उसके जो टिश्यूज है वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो गया, या तो वो नेक्रोसिस हो गई वहाँ पे। तो ज्यादा करके ये जो पेप्टिक अल्सर है वो स्टमक में भी हो सकते हैं, डिओडेनम में भी, लेकिन ज्यादा करके डिओडेनम में हो सकते हैं, या स्टमक जेजुनम में भी हो सकते हैं। अ, जो कि इसकी मैं बोलती हूँ जड़ है। तो ज्यादा करके ऐसा होता है कि ज्यादा प्रोडक्शन होता है एचसीएल का। एचसीएल का प्रोडक्शन स्टमक में होता ही है। हमारे जो ऑक्सिंटिक सेल्स जो है वो एचसीएल का प्रोडक्शन, पेराइटल सेल्स वो एचसीएल का प्रोडक्शन करते ही है। लेकिन वो जरूरी जितना ही होना चाहिए, जितना हमारा फूड आता है उतना ही होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा हो रहा है, और पेप्सिन का भी, जो जो पेप्टिक सेल्स है वो, पेप्सिन तो भी चाहिए बॉडी के लिए, क्योंकि डाइजेशन जो प्रोटीन का होता है वो पेप्सिन से ही होता है। लेकिन वो एचसीएल और पेप्सिन जब ज्यादा बनने लगता है, तो नेचुरली वो हार्म करेगा वो म्यूकोसा को, क्योंकि उधर भी बैलेंस है। जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स है उनका म्यूकसा का सिक्रीशन है जो कि प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर वो कम है और एचसीएल ज्यादा है, तो नेचुरली वो अल्सर कॉज कर सकता है। तो ये थोड़ी मैंने एटियोलॉजी बताई है, मैं इसमें ज्यादा जोर नहीं करूंगी, क्योंकि ये तो हम सबको पता है एक्चुअली। इसका लेकिन दो चीजें मैं बोलना चाहूंगी कि एक तो स्ट्रेस है पॉजिटिव फैक्टर्स में, और क्योंकि इसके लिए हम थोड़ा ये क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के जैसे बन गया है पेप्टिक अल्सर भी।
क्योंकि बहुत फास्ट लाइफ हो गई है और बहुत सारा कंपटीशन है, बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत सारा कंपटीशन है लाइफ में। तो स्ट्रेस तो होता ही है और इसके लिए थोड़ा लाइफस्टाइल ऑल्टरेशन भी जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग थोड़ा हर किसी को उतना और उसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता, तो थोड़ा इंडिविजुअलाइजेशन करके थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में भी इसमें सोच सकते हैं। इसलिए तो ज्यादा करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन एच पाइलोरी का रहता है। और खाने की जो चीजें है उसमें ज्यादा करके जो मसाले, काली मिरी, मिर्ची, जिंजर, या तो स्ट्रॉन्ग टी, ऐसे जो है व्यंजन है, या प्रोटीन रिच जो कि फूड है, क्योंकि प्रोटीन के रिस्पॉन्स में ही वो पेप्सिन ज्यादा बनेगा और HCl भी ज्यादा बनेगा। तो ये गलत चीजें होती है, तो वो इरिटेट करने वाली है हमारे म्यूकोजा को, तो अल्सर के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारे डाइट में ज्यादा फाइबर वाली चीजें होती है तो इसका पेप्टिक अल्सर इतना नहीं दिखता। ये ऑब्जर्वेशन है कि जो भी कई पार्ट्स है इंडिया के जहाँ में मिलेट की डाइट रहती है, तो ये पेप्टिक अल्सर उसमें कम दिखता है। ये थोड़ा एच पाइलोरी के इन्फेक्शन के बारे में बताया गया है कि कैसे एच पाइलोरी का इन्फेक्शन अल्सर कॉज करता है स्टमक में। तो जब भी अल्सर रहता है तो हमको पता है कि गैस्ट्रिक पेन रहेगा, हार्टबर्न रहेगा, कभी कभार फूलन ऐसे अपर एब्डोमेन में भी रहेगी। वेट लॉस हो सकता है क्योंकि खाने में डिफिकल्टी होती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। या हेमरेज हो सकती है अगर वो अल्सर ब्लीड करता है तो। और फिर जो वॉमिटिंग करते हैं उसमें भी वो ब्लड आ सकता है। और डिस्टेंशन की फीलिंग, फूलन जो मैंने बताया वैसे हो सकती है। तो एंडोस्कोपी बायोप्सी कर सकते हैं। अभी डाइट क्या कर सकते हैं? सो एक चीज थी कि पहले बोलते थे कि जिनको पेप्टिक अल्सर है उनको तो पूरी तरह से ब्लैंड ही डाइट करनी चाहिए, लेकिन अभी लोग ऐसे नहीं सोचते कि एकदम पूरी ऐसे ब्लैंड ही डाइट करनी चाहिए। लेकिन ऐसे तो है कि ब्लैंड डाइट से तो फायदा तो होगा, क्योंकि ब्लैंड डाइट वो अल्सर अगर उधर है तो उसको इरिटेट तो नहीं करेगी। तो क्या करना चाहिए पेशेंट को? तो टोटल न्यूट्रिशन पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसी से रिकवरी होगी। क्योंकि टेम्पररी सिर्फ वो अल्सर को इरिटेट नहीं करना ये बात नहीं है, उसको रिपेयर भी तो होना है। तो रिपेयर होने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स भी जरूरी है, तो प्रोटीन जरूरी है। तो मिल्क थोड़ा सेफ प्रोटीन रहेगा इसमें, क्योंकि मिल्क इज अ कंप्लीट प्रोटीन। सो ब्लैंड भी है, वो हीलिंग के लिए, रिपेयर के लिए मदद करेगा। और फैट्स में मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ फैट्स आर रिकमेंडेड, जैसे क्रीम, बटर, ऑलिव ऑयल है। लेकिन ज्यादा करके ऐसे फ्राइड फूड तो नहीं लेना है। प्लेन क्रीम और बटर आप किसी चीज में यूज कर सकते हैं। कैरोटीनाइड्स हैव उनको थोड़ा एच पाइलोरी पे निगेटिव इफेक्ट करते हैं, तो एच पाइलोरी का जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, तो भी अल्सर में राहत होगी। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी या सिट्रस फ्रूट्स जो भी है, लाइम रहेगा या टोमेटो जूस रहेगा, तो इसमें थोड़ा पीएच कंट्रोल भी मायने रखता है। क्योंकि जैसे हमने बोला कि अल्सर HCl से इरिटेट होता है, यानी कि एसिड से इरिटेट होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड जब हम देते हैं तो ऐसी चीजें सोचनी चाहिए जिनका पीएच कंट्रोल ठीक हो। ज्यादा ऐसे इरिटेट करने वाला एसिड नहीं देना है। फाइबर कंटेनिंग फूड्स देने हैं। मैंने आगे एक चार्ट में फाइबर कंटेनिंग फूड्स का लिस्ट और कंटेंट उसका बताया है। क्या लिमिट करना चाहिए? तो जैसे मैंने अभी बताया कि जो भी फूड इरिटेट करता है वो अल्सर को, क्योंकि जो वो इरिटेट करेगा तो एक तो है कि दर्द भी देगा पहली चीज, और दूसरी चीज है कि हीलिंग को भी वो मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो इरिटेट होता रहेगा और वो अल्सर बढ़ता भी रहेगा। तो इसके लिए मैकेनिकली जिससे इरिटेशन हो जाती है, ऐसे जो फूड्स है वो हमको कम करने चाहिए। एकदम ऐसे रॉ फ्रूट्स है, तो अगर हम रॉ फ्रूट्स खाते तो मैकेनिकली इरिटेट तो होगा ही।
या तो जैसे मैंने बताया डिस्पेप्सिया में कि अच्छे से चबा के वो बोलस अच्छे से बना के सलाइवा में प्रॉपरली मिक्स करके वैसा वो बोलस नीचे आना चाहिए, तो वो मैकेनिकली इरिटेट नहीं करेगा। तो जो कि फूड्स हैं जो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जैसे कि मीट है या अल्कोहल या स्पाइसी फूड्स है, जो ज्यादा मसाले वाली चीजें है, ऐसे ऑयल आता है उस पे तरी आती है, या अल्कोहल जैसी चीजें है, वो हमको अवॉइड करनी चाहिए। मिर्ची तो डायरेक्ट मिर्ची कंटेन्स कैप्सेसिन, तो उससे क्या होता है कि स्टमक सेल का शेडिंग ऐसे भी होता है, तो अवॉइड ही करनी चाहिए क्योंकि वो इरिटेटिंग हो जाएगी। थर्मली इरिटेटिंग फूड्स भी जरूरी नहीं है, वो लिमिट करने चाहिए जिनकी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर से। कभी कभार पेशेंट्स बोलते हैं कि एकदम मिल्क शेक से मुझे अच्छा लगा या आइसक्रीम से अच्छा लगा, तो टेम्पररी वो ठंड की वजह से अच्छा तो लगता रहेगा, लेकिन रेकमेंड किया है कि एक्सट्रीम कोल्ड भी अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग एंड अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जबकि पेट में कुछ भी खाना नहीं खाया हुआ है। तो ये है कि जो फूड्स हमें खाने चाहिए पेप्टिक अल्सर में, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध है, मलाई, क्रीम, बटर, या तो माइल्ड चीज है। एग्स भी चल सकते, लेकिन वो फ्राइड एग्स जिसमें ज्यादा तेल रहेगा या मसाला रहेगा वो नहीं नहीं खाने हैं। फिश भी स्टीम भी खानी है। राइस, राइस फ्लेक्स आपको पता होंगे, या पफ्ड राइस, मुरमुरा बोलते हैं हम, कुरकुरा नहीं मुरमुरा। और जो भी सीरियल अच्छे से पकाए हुए ताकि वो इरिटेट ना करे वो स्टमक को, सेमोलिना, जो कि पल्सेस भी अच्छे से कुक किए हुए हैं। कुक्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, तो उससे थोड़ा न्यूट्रिशन में भी आ जाएगा। क्या होता है कि जब हम ये जो चीजें हमको नहीं खानी है किसी बीमारी की वजह से, तो उसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि न्यूट्रिशन इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो अल्सर हीलिंग के लिए न्यूट्रिशन भी जरूरी है ना। माल्टे ड्रिंक्स, कस्टर्ड, ऐसी चीजें भी ले सकते हैं। और अवॉइड जो करना है, जैसे मैंने पहले बताया, जो कि मैकेनिकली इरिटेट करते हैं, जिनमें स्पाइस है, केमिकली इरिटेट करते हैं, ग्रेवीज, पिकल्स, पेस्ट्रीज, केक्स, रॉ फ्रूट्स जो कि ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में हैं, तो वो मैकेनिकली इरिटेट करेंगे। ज्यादा टेम्परेचर वाले या तो अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग टी के जैसे बेवरेजेस है, वो नहीं लेने चाहिए। So these are certain foods which you should enjoy and which we should avoid for peptic ulcers. So जैसे मैंने बताया करंट अप्रोच तो ऐसा है कि हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से आप ट्रीट करो, कि हर किसी को आप नहीं बोल सकते कि आप मिल्क पी लो अच्छा लगेगा, आप दूध पी लो अच्छा लगेगा। तो थोड़ा हर एक किसी का अलग अलग हो सकता है, तो इंडिविजुअल अप्रोच ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जबकि एक्टिव अल्सरेशन है, जबकि अभी उसका बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो थोड़ा तभी ट्रीटमेंट भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसमें मैंने ट्रीटमेंट पार्ट बिल्कुल भी नहीं बताया, जैसे कि कुछ एंटासिड प्रिस्क्राइब करते तो H2 बीटा ब्लॉकर या ऐसे कुछ, वो मैंने कुछ यहाँ बताया नहीं है। मैं सिर्फ डाइट के बारे में बात कर रही हूँ। तो ड्रग्स या अदर ट्रीटमेंट के बारे में मैं कुछ यहाँ बोल नहीं रही हूँ। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं लेनी चाहिए, या होम्योपैथी या ऐसे, होम्योपैथी तो बहुत इफेक्टिव है सारे जीआई बीमारीज में। तो जबकि एक्टिव अल्सरेशन होता है तो पहली चीज ये है कि एसिडिटी कंट्रोल करनी चाहिए। तो एसिडिटी की जो जड़ है वो कुछ भी हो सकती है, कि स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी होती है, लेट नाइट की वजह से एसिडिटी हो सकती है, गलत खाने की वजह से एसिडिटी हो सकती है। तो वो कंट्रोल करे तो फिर हीलिंग कंट्रोल हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया हीलिंग के लिए क्या करना है, न्यूट्रिशनली एडिक्वेट डाइट जरूरी है। नहीं तो अगर आप उसमें प्रोटीन से स्टिमुलेट होता है एसिड, तो आप प्रोटीन खा ही नहीं रहे, तो ऐसी चीज नहीं करनी है हमको। क्योंकि वो अल्सर का रिपेयर होना भी जरूरी है। हमारे जो मील टाइम्स है वो रेगुलर होने चाहिए, ताकि वो जो एसिड बनती है स्टमक में, तो उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ फूड आता रहे पेट में, तो वो खत्म होता जाएगा।
अगर आप बड़े लंबे टाइम तक पेट खाली ही रखते हो तो वो ऐसे आके इरिटेट तो करेगा ही करेगा। तो इसलिए रेगुलर मील टाइम्स की जरूरत है। और इन बिटवीन मील टाइम्स जो अपना दोपहर का खाना सपोज आप 12:30 1 बजे लेते हैं, रात का 8 9 बजे 10 बजे लेते हैं, तो उसके बीच में थोड़ा प्रोटीन रिच स्नैक्स खाना भी जरूरी है। और एक टाइम पे जो खाते हैं वो मॉडरेट अमाउंट होना जरूरी है। आउटसाइड फूड तो खाना ही नहीं है एक्चुअली, लेकिन कभी कभार कुछ खाने की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या चॉइस करते हैं उसमें, वो इम्पोर्टेंट है। आउटसाइड अगर ऑफिस में भी कभी मीटिंग हो जाती है तो बाहर का खाना लगता है, तो बहुत सारे डिशेस लगते हैं, कभी हमको खाने का मन भी करता है, लेकिन अगर हम आपको अल्सर है तो उसमें से क्या चूज करना है हमको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। खाना हमेशा ही आराम के साथ खाना चाहिए और अच्छी तरह से चबा चबा के खाना चाहिए, तो वो इरिटेट नहीं करेगा, अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा और न्यूट्रिशन का फायदा भी देगा। अगर वो अल्सर ब्लीडिंग हो रहा है, तो अगर सीवियर हेमरेज होता है तो वो ब्लीडिंग जब तक कंट्रोल नहीं होती तब तक, पेशेंट जब तक स्टेबलाइज नहीं होता, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती तब तक खाने की ऐसी चीज पेट में जानी ही नहीं चाहिए। तब तक वो न्यूट्रिशन पेरेंटरली भी मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर हेमरेज वो ब्लीडिंग सीवियर नहीं है, नौशिया वोमिटिंग भी नहीं है पेशेंट को, और थोड़ा कुछ पेशेंट फूड खा सकता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि दूध दे सकते हैं या जो भी कोई उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे जोर नहीं डालने वाला, ऐसा कुछ दे सकते हैं हम लोग, जिसमें कि प्रॉपरली अच्छे से कुक्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स ऑल्सो दे सकते, फ्राइड नहीं, कस्टर्ड जैसी चीजें दे सकते। जबकि ब्लीडिंग हो, एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, नॉशिया वोमिटिंग भी नहीं है, तभी दे सकते। सीए स्टमक में अगर वो अल्सर भी कभी कभार कार्सिनोमा में टर्न हो जाता है, तो उसमें ज्यादा करके लिक्विड डाइट या पेरेंटल न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करना पड़ता है कभी। जबकि अगर ज्यादा ब्लीडिंग है, ज्यादा प्रोटीन का लॉस है, गैस्ट्रिक सर्जरी में, जैसे कि अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए या परफोरेशन हो जाए या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो एनबीएम तो खाना ही नहीं है जब तक कि वो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन अच्छे से नॉर्मल नहीं आता। शुरू लिक्विड से करना है, फिर उसके बाद सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड, फिर सॉफ्ट स्टार्ची फूड दैट इज हैविंग लो फैट लो प्रोटीन, जितना खा सकते हैं, कि वॉल्यूम टॉलरेंस जिसको बोलते हैं, कि पहले सिर्फ 10 ml ही दे दो, फिर वो अगर होता है ठीक से तो फिर 20 ml 30 ml दे दो, ऐसे क्वांटिटी एज एज पर द टॉलरेंस ऑफ द पेशेंट देनी चाहिए। स्मॉल और फ्रीक्वेंट स्नैक्स देने चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद, एक ही टाइम पे एकदम बहुत सारी क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए। तो ये सब था अल्सर और इसके बारे में। अभी इंटेस्टाइनल गैस और फ्लैचुलेंस जब भी कभी होती है, तो जैसे कि गैसेस जो बनते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऐसे कॉम्बिनेशन में, या मीथेन ऐसे बनते हैं, तो या तो इरेक्टेशन में आ जाते हैं या रेक्टली भी पास हो सकते हैं। पेशेंट बताता है हमको कि बहुत सारी गैस और पेट फूलता है, या तो पेट में दर्द भी होता है कभी। अ, तो पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए टू अवॉइड दिस गैस फॉर्मेशन की, ताकि ये गैस फॉर्मेशन ना हो, ब्लोटिंग ना हो। तो फाइबर का एक्चुअली बॉडी के लिए बहुत अच्छा उपयोग है, डाइजेशन के लिए भी है, लेकिन जब आप सॉल्युबल फाइबर कुछ ज्यादा ही खा लेते हो तब भी गैस बन सकती है, इसके लिए ज्यादा अमाउंट सॉल्युबल फाइबर का नहीं खाना चाहिए। रेजिस्टेंट स्टार्च भी नहीं खाने चाहिए। लैक्टोज जैसे कि दूध और दूध के प्रोडक्ट्स जो रहते, आपको पता होगा कई लोगों में वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, क्योंकि लैक्टोज डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम रहती है लैक्टेज, बाद में इंटेस्टाइन में वो नहीं होती, लैक्टेज डेफिशिएंट लोग भी होते हैं। अनयूजुअल ज्यादा हमको फ्रक्टोज जो कि फ्रूट शुगर है, सुक्रोज जो कि केन शुगर, हमारा जो रोज रोज का शुगर है, टेबल शुगर, वो ज्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ऐसे देखा गया है कि इन चीजों से ज्यादा ये गैस बनना और पेट का फूलना है।
तो और जैसे पहले जो एक की पॉइंट बताया है कि एकदम ज्यादा से क्वांटिटी भी नहीं खानी है, और जो खानी है वो स्लोली खानी है, अच्छे से चबा के खानी है, तो फिर ये बात ही नहीं आएगी। फिर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जनरली अगर लेस देन 3 मोशंस पर वीक और पेनफुल डेफिकेशन, ऐसे अगर चीज हो रही है तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं। कई सारे पेशेंट्स आते हैं और वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनको क्या होता है कि कुछ अच्छा नहीं लगता या सर दर्द रहता है। आप देखो तो उनका डाइजेशन भी ठीक से नहीं रहता, टंग भी कोटेड रहती है, ब्रेथ को फाउल फाउल स्मेलिंग रहता है, अ, भूख भी नहीं लगती, या क्योंकि वो ठीक से वो हाजमा होके वो बाहर नहीं निकला ना, तो भूख भी नहीं ठीक से लगती, क्योंकि वो इवैक्यूएशन जो होना है वो अच्छे से हुआ ही नहीं। इसमें ज्यादा बात ये ओल्ड लोग जो बूढ़े लोग जो होते हैं या तो प्रेग्नेंट लेडीज जो है उनमें हमको ज्यादा डाइट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज को तो दवाई जितनी आप अवॉइड कर सको कि कोई दवाई नहीं देनी है, नेचुरल पे उनको पूरी प्रेगनेंसी लेके जाना है, उतना ठीक रहेगा। तो एटोनिक टाइप की कॉन्स्टिपेशन रहेगी या स्पेस्टिक, जिसमें कि अगर पेरिस्टालसिस कम रहती है या स्टूल का क्वांटिटी और वाटर कंटेंट का प्रॉब्लम रहता है, तो ये चीजें रहेगी कॉन्स्टिपेशन में। तो क्या करना चाहिए, डाइट कैसे लेना चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, और अगर हो तो वो टाइमली रिलीव हो जाए। तो जैसे अभी मैंने फाइबर के बारे में वो बोल रही थी, डाइटरी फाइबर ज्यादा लेना है तो वो वाटर होल्ड करता है, वो पानी को पकड़ के रखता है, तो फिर स्टूल वो अपना ड्राई नहीं होगा। तो जैसे मैं वो फाइबर की लिस्ट में बताती हूँ अभी। तो ब्रेकफास्ट सीरियल या ऐसे मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया है, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितने आप खा सको, भाजी तरकारी और फ्रूट्स खा लो, ऑरेंजेस एप्पल्स। वो जो फ्रूट्स खाते हैं तभी उनका वो पूरा ऐसे पीलिंग निकाल के या फ्रूट जूस बना के नहीं खाना है, उसमें से फाइबर निकल जाता है क्योंकि हम वो छान लेते हैं जूस, तो फाइबर नहीं होता, तो फाइबर के साथ खाना है हमको। तो वेजिटेबल जैसे कि कैरेट्स है, कैबेज है, कोई भी वेजिटेबल मैं बोलती हूँ एक्चुअली, फाइबर थोड़ा ना थोड़ा तो होगा ही उसमें। होल ग्रेन ब्रेड्स एंड सीरियल्स, वो जैसे मैंने बताया रिफाइंड हमको जाना ही नहीं है, रिफाइंड की तरफ जितना नेचुरल हो सके। फैट कंटेनिंग बेकन, बटर, क्रीम एंड ऑयल्स, तो थोड़ा फैट भी होना ही चाहिए खाने में। ऐसी चीज नहीं है कि ये फैट खाने से वेट बढ़ता है इसलिए बिल्कुल फैट नहीं खानी है, कई सारे फायदे भी होते हैं ना फैट के। और फ्लूइड इनटेक अच्छी होनी चाहिए कॉन्स्टिपेशन में, ताकि वो स्टूल में भी वो पानी आ जाए तो स्टूल ज्यादा ड्राई ना हो। और ये तो डाइट का रहा। ये भी बात है कि थोड़ी एक्टिविटी होनी चाहिए पेशेंट की, तो एक्टिविटी होने से फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी एक्टिव रहता है और प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइबर, ये इस सब फॉर्म में फैट और फ्लूइड, ये तीनों एफ याद रखने हैं कॉन्स्टिपेशन में। ये यहाँ पे हाई फाइबर फूड्स आप देख सकते हैं, होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, एप्पल पेक्टिन, पॉपकॉर्न, ओटमील। जैसे फ्रूट्स है प्रून्स, एप्पल्स, बेरीज, डेट्स, फिग्स, एप्रिकॉट्स, प्लम्स, पेयर्स। वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनैच, बीट, ओकरा, ब्रोकली, स्वीट पोटैटो। नट्स एंड सीड्स जैसे कि पंकिन सीड्स है, पीनट्स है, फ्लैक्स सीड है, ऐसे बहुत सारी चीजें। ये जो इस तरफ चीजें दी है वो स्लो करती है, ये फूड्स दैट गो आर कंटेनिंग फाइबर मेनली। तो ये जो रिफाइंड वाइट व्हीट फ्लोर रहता है ना, वाइट ब्रेड या ऐसे, वो नहीं खाना है। और तो फिर बेकरी आइटम्स ही मैं बोलूंगी, अच्छे नहीं है। हाँ, ये है जो मैं बोल रही थी ना, 50 फाइबर रिच फूड्स का लिस्ट है। ये हर फ्रूट, हर वेजिटेबल, हर लेग्यूमिनस वेजिटेबल्स, ग्रेन्स जो भी है, और नट्स एंड सीड्स जो भी है, उनमें कितना कंटेंट है,
तो अप्रोक्सीमेट हमको 25 ग्राम्स डेली तो लेना ही है। तो जब भी हम, जैसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया कि अगर हमारा डाइट बैलेंस है तो ये अपने आप ये आ ही जाएगा, ये फाइबर अपने आप ही उसमें आ ही जाएगा कि 25 ग्राम्स तो हो ही जाएगा। क्योंकि जब हमारा डाइट बैलेंस होता है तो उसमें ये सारी चीजों में से कुछ ना कुछ आएगा ही रोज, तो अपने आप वो फाइबर बैलेंस हो जाएगा। फिर डायरिया, जबकि या तो ज्यादा टाइम जाना पड़ता है पेशेंट को, या फ्लूइडिटी या वॉल्यूम ज्यादा है ड्रग्स की वजह से, गलत फूड की वजह से, या कोई इन्फेक्शन की वजह से, तो क्लिनिकली या तो वो एक्यूट वाला डायरिया रहेगा, पानी पानी वाला, या तो डिसेंट्री जिसमें विजिबल ब्लड भी रह सकता है, टेनेस्मस रहेगा, या तो क्रॉनिक डायरिया जो कि रिकरेंट होता है, बार बार होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है। उसमें कभी कभार कुछ ज्यादा ऐसी बात भी नहीं है डिसीज वाली, बीमारी वाली, लेकिन वो ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी या ऐसी कुछ चीज हो। बहुत महत्व की बात इसमें यह है कि उसमें लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा, तो वो हमको कवर करना है जब हम डाइट के बारे में बोलते हैं डायरिया में। तो जितना पानी चला जा रहा है उसके हिसाब से वो डिहाइड्रेशन होगी। अगर थोड़ा ही पानी चला गया है, पेशेंट एकदम अच्छा है, अलर्ट है, आंखें भी उसकी नॉर्मल है, पेशेंट को थोड़ा सा पानी भी पिया जा रहा है, वो हम कैसे देख सकते हैं? हम लोग स्किन पिंच करके देखते हैं कि लेस देन 1 सेकेंड में अगर वो स्किन जो पिंच की है वो नॉर्मल जगह पे गई तो डिहाइड्रेशन है नहीं। हाँ, हमारी स्किन खींच के देख सकते हैं, नहीं वो अपने आप चली जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी डिहाइड्रेशन है तो वो थोड़ा टाइम लेगी। तो उसके हिसाब से डिहाइड्रेशन को जज करना है और उसके हिसाब से फिर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस वापस बनाना है। ये बात डायरिया में ज्यादा जरूरी है। डायरिया जब हम बात करते हैं तो इन्फेंट्स की बहुत डायरिया मायना रखता है, क्योंकि इन्फेंट्स में बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाती है और वो फ्लूइड रिकवर करना बहुत जरूरी बात है। तो ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी कंटिन्यूड, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग तो माँ का आ रहा है, वो डायरेक्टली बच्चा चूस के ले रहा है, इसमें कुछ बाकी इन्फेक्शन होने का चांस तो है नहीं। सो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स हम दे सकते हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर दे सकते हैं, राइस कांजी दे सकते हैं, लेमन शुगर सॉल्ट जैसे कि ओआरएस का मिक्सचर रहता है वो दे सकते हैं, या डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टली वो ओआरएस का सॉल्यूशन है वो दे सकते हैं। और जब हम मिल्क देते हैं इसमें बच्चों को तो डाइल्यूट करके देना चाहिए, या तो बटर मिल्क भी दे सकते हैं, उसमें वो प्रोबायोटिक का भी फायदा होगा। राइस बेस्ड सॉल्यूशन मेज वाला दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, थोड़े ओल्डर इन्फेंट्स को हम लोग थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड या मैश्ड बनाना, फ्रूट जूस ऐसे भी दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सप्लीमेंटेशन भी शायद देने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इंटेस्टाइन में उतना अच्छे से एब्सॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, तो न्यूट्रिशन भी कवर करना है। एडल्ट्स में कैफीन तो अवॉइड करनी है, और डिहाइड्रेशन के हिसाब से रिहाइड्रेशन करना है। तो ओरल इनटेक ऑफ फ्लूइड्स विद सोडियम पोटेशियम, और बाकी जो गलत चीजें हैं वो स्टॉप करनी है ताकि वो इरिटेट ना करे इंटेस्टाइन को। और क्रॉनिक डायरिया अगर है तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स बह गया है फिर उसमें, तो वो न्यूट्रिएंट का रिप्लेसमेंट करना भी जरूरी है। इसमें एक्सेस शुगर, अल्कोहल, ऐसी जो चीजें, लैक्टोज फ्रक्टोज, उससे भी ज्यादा तकलीफ हो जाती है, तो वो भी नहीं देनी है। क्रॉनिक डायरिया में न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेसमेंट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा करके पोटेशियम, आयरन, आयरन बेसिकली एनीमिया कवर करने के लिए। फिर इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, एक्चुअली इरिटेबल बावेल सिंड्रोम में भी बहुत सारी अच्छी होम्योपैथिक दवाइयां हैं। सो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं उसमें, पेन हो सकता है, एटोनिक डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फ्लैचुलेंस हो सकता है, पेन, म्यूकस इन द स्टूल।
कॉजेस में इसमें स्ट्रेस है, कुछ डाइटरी पैटर्न्स अलग अलग, या तो स्लीप इरेगुलर है, रेस्ट, फूड इनटेक, ये सब ऐसे नॉर्मल टाइम टू टाइम नहीं हो पा रहा है, या तो फैमिली हिस्ट्री है एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी की, ये सब अल्टर्ड मोटिलिटी के कॉजेस और एग्जांपल्स हैं। डाइट क्या लेनी है, तो नॉर्मल डाइट विथ एम्फोसिस ऑन हाई फाइबर फूड, क्योंकि थोड़ा बल्क भी आना चाहिए, एकदम ऐसे वाटरी नहीं होना चाहिए। डेली फाइबर इनटेक अप्रोक्स 20 to 30 ग्राम्स होना चाहिए। एक्सेस डाइटरी फैट नहीं लेना है, ज़्यादा फैट नहीं लेना है। कैफीन, शुगर, अल्कोहल, ये चीज़ें नहीं लेनी है। इसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में क्रॉन्स डिसीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है इसमें। इसकी वजह से भूख भी कम लगती है, फूड इंटेक भी कम रहता है। इसमें डाइट क्या होना चाहिए, तो बेसिकली फैट का जो एब्सॉर्प्शन है वो नहीं हो पा रहा, इसके लिए स्टिएटोरिया की फैट स्टूल में जा रहा है, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कवर करनी चाहिए फैट डाइजेस्टेबल विटामिन्स की, क्योंकि अगर फैट जाता है तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी नहीं आते डी के, और B12 भी हो सकता है डेफिशिएंट। प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी भी हो सकती है इसमें, और डायरिया होता रहा तो न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी होता रहेगा। न्यूट्रिएंट्स यानी वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, मिनरल्स का, सबका लॉस भी होता रहेगा। मिनरल्स और जिंक जैसी चीजें, अगर ब्लीडिंग भी हो रही है तो आयरन का भी लॉस होता रहेगा, तो फिर आयरन डिफिशिएंसी नहीं, तो ये सब चीजें कवर करनी जरूरी है, लेकिन वो भी उनके डायरिया या बाकी सिम्टम्स के हिसाब से थोड़े थोड़े क्वांटिटी में। तो ये थोड़ा एक फूड चार्ट है कि जिसमें क्या चीजें लिमिट करनी है ताकि वो मोशन ना हो, बावेल इरिटेट ना हो। तो और हमारा गट हेल्थ जो पहले मैंने बताया, गट हेल्थ के लिए जो भी चीजें हैं वो हमको अच्छे से लेनी है। तो प्रोबायोटिक्स वाली चीजें, ताकि वो एपिथेलियल बैरियर ठीक रहे और इम्यून रिस्पॉन्स हमारा अच्छा रहे। प्रोटीन, जो जो भी कुछ चीजें लॉस हो रही है ना, प्रोटीन लॉस हो रहा है, विटामिन मिनरल सब, वो कुछ ना कुछ डाइट में हमको रिकवर करना है, लेकिन इरिटेट भी नहीं करना। इसके लिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, बार बार। इसके अलावा ये थोड़े और चीजें हैं, जैसे कि स्टिएटोरिया, जैसे मैंने अभी बताया कि एक्सेसिव फैट एक्सक्रीशन ज्यादा करके बिलियरी डिसीज में हो जाता है, क्योंकि बाइल लगती है, हमारे बाइल सॉल्ट्स लगते हैं फैट एब्सॉर्प्शन के लिए, अगर वो अच्छे से नहीं आ पा रहे तो फैट एब्सॉर्ब नहीं होगी, और फिर वो सारा फैट चला जाता है। इसका प्रॉब्लम ये है कि जब फैट चला जाता है तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी चले जाते हैं, तो ये जो A, D, E एंड K, ये चार जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनकी भी कमी हो जाती है। तो फैट्स की भी रिप्लेसमेंट करनी है। अगर फैट्स जा रहे हैं तो एक बात ये भी होती है कि वेट लॉस भी हो जाता है पेशेंट का, और फैट सोल्यूबल विटामिन्स की और मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। तो ये दोनों चीजें हमको कवर करनी है, फैट्स भी थोड़े रिप्लेस करने हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड मिनरल्स भी रिप्लेस करने हैं। तो एक बात मैं बोलना यहाँ पे ये समझूंगी कि मैंने सिर्फ GI डिसीजेस में सिर्फ स्टमक और इंटेस्टाइन को ही कवर किया है। इसमें मैंने बिलियरी डिसीज, जो भी कोलेसिस्टाइटिस या कोलेलिथियासिस, ये जो चीजें हैं उसके बारे में इधर मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो बाइल और उसका सिक्रीशन और उसके जो फंक्शंस और डाइजेशन में जो उसका फंक्शन है या कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड जो फंक्शन है, वो सब थोड़ा ज्यादा डिटेल वाली बात है, तो वो इसमें मैंने बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया है। फिर जैसे कि मैंने बताया कि लैक्टोज इंटॉलरेंस भी अ, हो सकती है,
जो कि लैक्टेज एंजाइम है इंटेस्टाइन में, जो कि फाइनल डाइजेशन के लिए लगता है लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने में। एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइडेज लैक्टेज, उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो पेशेंट जब भी लैक्टोज वाली चीजें खाता है, दूध वाली या दूध के प्रोडक्ट्स वाली चीजें खाता है, तो उनको ब्लोटिंग रहती है या पेन रहता है पेट में, फूला फूला सा लगता है, या कभी मोशन भी लूज हो जाते हैं। तो उनको याद रखना है कि लैक्टोज फ्री ही खाना खाना है उनको। दूध या दूध वाली चीजें लेनी ही नहीं है, या तो कम लेनी है, ताकि वो जो भी लैक्टेज है उतना सफिशिएंट हो वो डाइजेस्ट करने में, और ये सारे सिम्टम्स ना आए उनको। सीलियाक डिसीज भी एक है, जो कि ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी, नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू ऐसे में, तो उसमें भी माल एब्सॉर्प्शन होती है। और जब भी कोई भी बीमारी में माल एब्सॉर्प्शन है, तो नेचुरली न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब नहीं हो पा रहे, तो वेट लॉस हो रहा है, या तो आयरन के लॉस से एनीमिया हो रहा है, या पेशेंट को थकान महसूस होती है, फटीग महसूस होता है। ज्यादा करके सीलियक डिसीज में ये जो विलाय रहते हैं इंटेस्टाइन्स में, उसमें डैमेज रहती है, वो विलस के एपिथेलियम में से एब्सॉर्प्शन ज्यादा करके होता है, तो इसीलिए माल एब्सॉर्प्शन हो जाती है। तो इसमें हमको कुछ चीजें ओमिट करनी चाहिए जो कि डिफिकल्ट है, लेकिन वो जो न्यूट्रिएंट लॉस है वो भी डाइट में से कवर करना चाहिए। So products made from corn, potato, rice, soybean, tapioca, so they will cover the deficiency ऐसे। और एक है जो कि ट्रॉपिकल स्प्रू है। ट्रॉपिकल स्प्रू में डायरिया या भूख नहीं लगना ऐसी चीजें हो सकती है, या एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फूलना, पेट फूलना। इसमें भी डायरिया होने की वजह से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। वो खाने में से ओआरएस या ऐसी चीजें देने से, या पेरेंटरली भी अगर जरूरत पड़े तो, और न्यूट्रिएंट्स का भी रिस्टोरेशन अच्छी तरह से खाना देने से करना पड़ेगा। उसमें कुछ एक्चुअली और भी चीजें हैं, जैसे डायवर्टिकुलर डिसीज या ऐसी, और जैसे कि मैंने बताया, मैंने बिलियरी इसमें कुछ भी लिया नहीं है। तो ये सारे डिसीजेस और इनके डाइट के बारे में मैंने बताया। तो ऑफ कोर्स मेडिसिन के साथ ही ये सब चीजें करनी है, ऐसी नहीं है कि सिर्फ डाइट से ही ठीक हो जाएगा। अगर वो लिमिट में है तो डाइट से ही ठीक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ मेडिसिन से तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो डाइट में सुधार लाना जरूरी है। तो जब तक वो पेशेंट का, जैसे शुरू में बताया कि डाइजेशन और जो वेस्ट निकल जाना है, वो दो चीजें ठीक होनी चाहिए। वो कब होगी? जब वो इंटेस्टाइनल फ्लोरा ठीक होगा और ठीक से न्यूट्रिएंट जाते हैं। तो ये रहा डाइजेस्टिव और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेस में डाइट का प्रेस्क्रिप्शन। सो इसमें मैंने ज्यादा करके जो बुक का रेफरेंस लिया है, वो एक डायटेटिक्स की बुक है जो बी श्रीलक्ष्मी जी की बुक है। और बाकी तो थोड़ा इंटरनेट में से भी रेफरेंस लिया मैंने, जो कि नया वाला लेना था। So that's all about this topic from me. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर मानसी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। अब थोड़ा सा पीपीटी को हटा लीजिए मैडम। हाँ पीपीटी सर। so that we can get prepared for the next one. मैडम एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा, हाँ कि गॉल ब्लैडर रिप्लेस करने के बाद में, रिमूव कर देने के बाद में, हम लोग उस पर थोड़ा सा हम लोग को डाइट में बड़ा, जिनको गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है, माने गॉल हाँ स्टोन के हाँ कारण से गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है, हाँ उस पर काफी हम देखते हैं कि उनके भी डाइट में हाँ जरूरी है। हालांकि हम लोग का तो समय पूरा हो चुका है। हाँ, इसमें हाँ मैंने बिलियरी कुछ इंक्लूड ही नहीं किया सर, लेकिन हाँ, इसका अलग से भी कर सकते। तो एक सेशन आप अलग से लीजिए।
करेंगे। मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। thanks for giving me this opportunity, sir. आज बहुत अच्छा, हैप्पी टीचर्स डे टू यू मैडम। और शिक्षक दिवस पर आपका एक अच्छा ज्ञान हम लोगों को मिला है। IAPS फोरम की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Thank you, sir. मैं सभी को इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ आज टीचर्स डे पर। इसके साथ में आज का सेशन समाप्त होता है। एंड नाउ वी आर चेंजिंग द सेशन टू डॉक्टर गणेश फॉर द इंग्लिश सेशन। सो and goodbye to all for the Hindi session. Now we will move towards the English session. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, everybody. सर